आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है उसके फर्स्ट चैप्टर को। तो इसमें काफ़ी सारे वीडियो क्लास जो है वो बना करके और प्लेलिस्ट में डाल दिए गए। 2-3 पार्ट्स है जिसको आप अगर देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर पहले से देखते आ रहे हैं तो और बेटर ही आज का क्लास आपके लिए साबित होने वाला है। और जो आज के ही वीडियो क्लास को ओपन किए हैं उनको बता दें कि पहले इसी चैप्टर के ऊपर में 2-3 वीडियो क्लास जो है वो बना करके और प्लेलिस्ट में डाल दी है क्लास 10th ज्योग्राफी में। आप उसको जा करके इसी चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। जब वहां देखेंगे तो आज आपको एकदम मजा होने वाला है, क्योंकि आज का जो क्लास है वो फर्स्ट चैप्टर के ऊपर में रिसोर्स पर ये अंतिम वीडियो क्लास होने वाला है। इसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे अगले क्लास में भूमि संसाधन के ऊपर में, लैंड रिसोर्सेज की बात करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो क्लास में सबसे पहले जाने कि आज पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले तो संसाधनों के संरक्षण के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये क्या है नहीं है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। पिछले वीडियो क्लास में आपको यहां तक पढ़ा दिए गए थे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, यानी तीनों अर्थ समिट के ऊपर में चर्चा कर दिए बिल्कुल बारीकी से कि पहले पृथ्वी सम्मेलन में किस तरह से वाद विवाद हो रहा है। उत्तरी गोलार्ध के लोग, उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले जो देश हैं वो लोग कैसे अपने में लड़ रहे हैं, किस किस मुद्दे को लेकर के, सभी बात के ऊपर में बारीकी से चर्चा की है। तो आज जानेंगे संसाधनों के संरक्षण को, इसके अलावा सतत विकास सीखेंगे, जानेंगे। अगर जानते होंगे तो बाखूबी ढंग से आपको सोचवाने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी चीज आपको बता दें, आज ये भी आपके माइंड में एक थॉट जनरेट करने वाले हैं, एक थिंकिंग हम बढ़ाने का काम करेंगे कि किस तरह से संसाधन के निर्माण में आज के डेट में तकनीक की भूमिका जो है वो बढ़ गई। और इससे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा इसी तरह से कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। तो चलिए सभी चीजों के ऊपर में बात करेंगे। तो आज का वीडियो क्लास शुरू करते हैं संसाधन संरक्षण से। अब ये ध्यान रखेंगे, जब भी बात आती है संसाधन संरक्षण तो एक ध्यान रखेंगे संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है? तो संरक्षण का मतलब होता है बचाव। अब किसी चीजों में लगा देंगे संरक्षण यानी उसका बचाव होगा, यानी कंजर्वेशन की बात होती है। तो जब हम कंजर्वेशन कहते हैं बचाव, जैसे जल संरक्षण कह देंगे तो जल का बचाव समझिएगा, मृदा संरक्षण कह देंगे तो मिट्टी का बचाव समझिएगा। लेकिन यहां संरक्षण लगा हुआ है संसाधन के साथ में, तो क्या इसका क्या लॉजिक है जी कि संसाधनों को बचाना? क्या संसाधन हम क्यों बचाए भाई, कैसे काहे बचा सकते हैं? तो सबसे पहले जानेंगे कि देखिए हमारे यहां बहुत तरह के संसाधन है। जैसे हम लोग देखिए उपयोगिता के आधार पे, समाप्यता के आधार पे दो प्रकार के संसाधन है, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अनवीकरणीय देखे क्या कि इसका भंडार सीमित है और एक न एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, तो तुरंत इसको जो है हम निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि इसके निर्माण के जो प्रोसेस है वो काफी लंबा है, काफी समय लगते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं। लेकिन जो नवीकरणीय संसाधन है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं और अगर वो खत्म भी होता है तो तुरंत उसको हम रिजनरेट कर सकते हैं, उसका निर्माण तुरंत जो है वो पॉसिबल है। तो यहां पे बात हम खास करके उन संसाधनों को लेकर के कर रहे हैं कि जो संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो तुरंत उसका निर्माण नहीं होगा, यानी लाखों करोड़ों वर्षों के बाद उसका निर्माण होता है। ऐसे संसाधन को कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो जब भी संसाधन संरक्षण की बातें आते हैं तो हमारा ध्यान अनवीकरणीय संसाधन के ऊपर में ही ज्यादातर जाना चाहिए। अब ये ध्यान से सुनेंगे तो अगर लग रहा होगा कि सर कैसे करेंगे कंजर्वेशन, कैसे करेंगे बचाव, कोयला का कैसे करेंगे पेट्रोलियम का, ये सब तो अनवीकरणीय है, जो समाप्त हो जाएंगे तो तुरंत जनरेट हो नहीं सकते, तुरंत इसका निर्माण पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको यहां बचना होगा मिस यूज से। मिस यूज क्या होता है, जिसको हिंदी में दुरुपयोग कहते हैं कि दुरुपयोग, फिजिल यूज आप समझ सकते हैं, बेकार के यूज। जैसे आपको बताएं कि अगर आप अपने मन में या फैमिली में जब भी आप प्लानिंग नहीं करते हो तो आप हमेशा मिस यूज का शिकार हो जाते हो।
मतलब समझेंगे कि जैसे अगर आपके पापा जी 100 रुपया दिए और आपके मन में कोई प्लानिंग नहीं है, 100 रुपया पैकेट में आ गया, तो आप सोच करके देखिएगा कि वो 100 रुपया हमेशा आपका बर्बाद ही चला जाता है। जैसे बाजार में निकले तो आपके मन में तो कुछ चिंतन ही नहीं, कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो क्या किए, दोस्त मिल गया तो चलो 20-20 रुपया के गुपचुप खा लेते हैं, तो कभी मन किया मोमो या चाउमीन वगैरह खा लिए, पता चला 20-20 करके ऐसे उड़ गया, और उसके बाद आपको जरूरत नजर आ रहा है कि एगो कलम घटा हुआ था, हमको कलम लेना है, जबकि कलम कंपल्सरी गुड्स है, ये ज्यादा जरूरत का चीज है। अभी फुचका पानी ये सब कंपल्सरी ज्यादा नहीं था, लेकिन आपके मन में पहले से प्लान नहीं था, तो आप 100 रुपया खर्च कर दिए, और आप जब सही चीज का यूज करना था तो वहां पे आपके पैसे ही खत्म हो गए। बस देश के साथ में भी कुछ ऐसा ही होता है कि अब देश अगर प्लानिंग ना करे तो देश के पास में जितने भी पैसे आते हैं, रेवेन्यू आता है, उसका जो है कि अलग जगह पे प्रयोग हो जाता है, और देश की जो आवश्यकता है उसके लिए फिर पूरा करने के लिए देश को पैसे भी कम पड़ जाते हैं। तो चाहे कोई कंट्री हो, चाहे कोई भी परिवार हो, यहां प्लानिंग जरूरी है। और प्लानिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, तो नियोजन कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, इसी को कहेंगे नियोजित। तो आपको कैसे संसाधन का इस्तेमाल करना है, तो एक तो प्लानिंग कर करके, और दूसरा जो है वो विवेकपूर्ण बुद्धि लगा करके कि क्या सही है क्या खराब है। ठीक है, तो विवेकपूर्ण और नियोजित जब आप किसी भी संसाधन का इस्तेमाल करेंगे तो वो दुरुपयोग होने से वो संसाधन जो है वो बचेगा, ध्यान रखेंगे, उसका बचाव होगा। और ऑटोमेटिक इसी तरह के अगर आप किसी भी संसाधन का इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिक आप संसाधन को बचाते हैं। सर बात को जैसे आप फील करेंगे कि अगर आप 50-60 रुपया का आप प्लानिंग सोच रहे हैं कि कलम लेना है, कॉपी लेना है, वहां जो है कि 50 रुपया वो दोस्त से हम असाइनमेंट खरीदे थे तो उसको लौटाना है, और यदि आपको 100 रुपया मिलता है तो पता चला कि दोस्त को भी लौटा दिए, 50 कलम भी लेवा गया, कॉपी भी लेवा गया, और 20 रुपया बच भी गया। सर बात ना, लेकिन अगर प्लानिंग नहीं हो तो ये सारे जो जरूरत के चीजें ये साइड में हो जाते हैं और वो पैसे के बर्बाद हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। आप इसको डेफिनेशन के तौर पे कैसे उतारोगे, तो कहेंगे कि संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। बताइए, भारी है, आपसे प्रश्न आएगा संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, कहेंगे संसाधनों का नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब कोई कहे काहे करेंगे भाई, तो कहेंगे हमारे धरातल पे बहुत सारे ऐसे अनवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन है जिसका एक बार इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत पुनः उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो हमें संसाधन संरक्षण की आवश्यकता होती है, यानी इसलिए यह अतः हम संसाधनों का संरक्षण करते हैं। चलिए ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी की भी, हमारे जो प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं, भारत के जाने माने दार्शनिक महात्मा गांधी का भी संसाधनों के संरक्षण के विषय में कुछ लाइनें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और यहां से आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा। महात्मा गांधी भी कहे हैं कि देखिए दुनिया में कमी नहीं है सर, अगर खाने के लिए कोई चीज यूज करने के लिए अगर कोई संसाधन को देखे तो भरपूर मात्रा में प्राकृतिक दिए, लेकिन अगर हम चाहेंगे कि हम जरूरत ना पूरा कर करके पूरा भरमार लगा लेंगे तब तो परेशानी होगा। जैसे आज वर्ल्ड में एक और मची हुई है कि हर कोई चाह रहा है कि हम ज्यादा इंडस्ट्री से प्रोडक्शन कर करके, ज्यादा सेवा जनरेट कर करके, और हम एकदम नंबर 1 रहे वर्ल्ड में, एकदम टॉप 1 कंट्री में रहे, एकदम डेवलप रहे, हमको कोई पीछे नहीं छोड़ते। तो वो क्या करेगा, दिन रात कंपनियां को चलाएगा, तो जो संसाधन है उसका म्यूज। अब चाइना है तो चाइना के पास जितने वस्तु की आवश्यकता होती है वो अपने यहाँ के लोगों के आवश्यकता से ज्यादा वस्तु जनरेट कर रहा है, तब तो वो दूसरे को बेचता है। जिसको खाने से ज्यादा भर अगर कोई चीज आएगा तब तो बेचेगा। अब एक परिवार के खपत है 5 मन चावल 1 साल का, अब वो 50 मन चावल उगा लेता है तो क्या करेगा, वो बेचेगा, सर बात ना। लेकिन अगर 2 मन चावल उगाता तो वो बेचता क्या, और खरीदना पड़ता, उसको खरीदना पड़ता। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो अपने देशों के नागरिकों के भरण पोषण कर करके और दूसरे देशों को बेच करके ज्यादा रेवेन्यू वगैरह जनरेट करके और नंबर 1 बनना चाहता है। तो इस होड़ में क्या हो रहा है, संसाधनों का बहुत तेजी से दुरुपयोग हो रहा है। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे बात को। तो यहां महात्मा गांधी जी कहे हैं, इनके भाव के हिसाब से ही आपको बता रहे हैं कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ये लाइन हम नहीं, ये लाइन महात्मा गांधी कह रहे हैं कि पेट भरने के लिए इस धरातल पे संसार में बहुत कुछ है, लेकिन अगर कोई आदमी पेटी भरना चाहता है तो समझिए कि उसके पास कुछ नहीं है, वो मारा फिरा चलेगा, उसको हमेशा संसाधन का अभाव ही नजर आएगा।
ठीक है, बहुत बढ़िया लाइन कह के गए हैं। चलिए, इसके अलावा संसाधन संरक्षण के विषय में अगर बात कर ले तो सबसे पहले अगर कोई संगठन टाइप के अगर आवाज उठाने का प्रयास करता है वर्ल्ड में वकालत टाइप का, तो वो है क्लब ऑफ रोम, जो 1968 ईस्वी में जो है संसाधन संरक्षण के विषय वस्तु पर पहली बार जो है वो वर्ल्ड लेवल पे वकालत करने का काम किए। तो ये याद रखेंगे, 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा संसाधन संरक्षण पे वकालत की गई। इसके अलावा बात कर ले तो 1974 ईस्वी में सुमशेर जी का एक किताब आता है और इस किताब का नाम है अ स्मॉल इज अ ब्यूटीफुल। ध्यान सुनेंगे, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये किनके किताब है? तो ये है सुमशेर के। और सुमशेर की जो किताबें हैं वो उसमें लगभग महात्मा गांधी की ही विचारधारा को उसमें संसाधन संरक्षण के विषय में उसमें इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। तो आपसे सवाल भी आएंगे, सुमशेर के पुस्तक का नाम क्या है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल। या फिर पूछेगा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी पुस्तक है? तो सुमशेर की। और याद रखेंगे स्मॉल इज ब्यूटीफुल कब प्रकाशित हुई? तो 1974 ईस्वी में। जिसमें किसके विचारधारा को शामिल किया गया था? तो महात्मा गांधी के विचारधारा को शामिल किया गया था। तो ये तो हो गई आपका संसाधन संरक्षण को लेकर के। और अब आते हैं हम लोग सतत विकास, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप समझेंगे तो आप इससे ही समझ जाइएगा। देखिए, अगर ये करेंगे ना सर संसाधन संरक्षण, तो ऑटोमेटिक सतत विकास हो जाएगा। क्योंकि सतत विकास क्या है? सतत विकास में क्या होता है कि हर वो खास करके ऐसे संसाधन जो कि समाप्त होने वाले हैं, उन संसाधनों को बड़ा सावधानी से हम प्रयोग करते हैं। वो लोग क्यों सावधानी से प्रयोग करते हैं? क्योंकि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, हमारे आने वाले जो भविष्य है ना सर, कहीं ना कहीं उससे होने वाले विकासों से वो पीछे ना रह जाए। जैसे आज कोयला के इस्तेमाल कर करके और कुछ कोयला से जो हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, जो जनरेट कर रहे हैं, जो भी हमारे नीड्स होते हैं उसको हम जनरेट कर पा रहे हैं। तो बताओ, फ्यूचर में भी कोयला से जो होने वाला विकास था, कोयला से किसी वस्तु की या किसी तरह के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होती थी, तो ऐसा ना हो कि हमारे आने वाले भविष्य में जो हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों में कोयला से लेकर के कोई डेवलपमेंट ना हो जाए। तो भविष्य के पीढ़ियों को यानी फ्यूचर को ख्याल में रख करके आज वैसे संसाधन जो खत्म होने वाले हैं, खास करके उन संसाधनों को सावधानी से विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा है आपका सतत विकास, यानी ऐसा विकास करना है कि जो कंटिन्यू चलता रहे। ऐसा नहीं है कि आज डेवलपमेंट खूब कर रहे हैं, खूब कोयला वगैरह पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं और आने वाले समय काल में कोयला खत्म ही हो जाए, पेट्रोलियम खत्म ही हो जाए और कोयला पेट्रोलियम से होने वाला जो डेवलपमेंट था वो एकदम बैन हो गया, बंद हो गया या रुक ही गया। तो ऐसा नहीं है, माने वर्तमान भी ठीक रहे और भविष्य में भी डेवलपमेंट होते रहे। तो ये कब होगा? जब आप पहले वाली चीजों पे उतर खड़ा होंगे, जिसमें नियोजित पहले तो प्लान करना और उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना। जैसे देखिए, डाकू लोग जो होता है ना, संसाधन के वो प्लान नहीं करते हैं और ना तो उसका विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं। जिसमें आपसे एक सवाल भी आ जाएंगे कि डाकुओं का संबंध अर्थव्यवस्था में है, तो वहां पे अनियोजित विद्रोहन से। अनियोजित का मतलब क्या हो गया कि वो प्लानिंग नहीं करते। जैसे अगर कहीं डाकू लोग होंगे, चोर लुटेरा होंगे और कहीं से अगर कार लूट लिए हैं, तब वो कार को ये नहीं देखेंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए तो ज्यादा बेनिफिट होगा। अब वो तुरंत काट के दे देंगे। वह चोर वाला वो रहता है गैरेज, और वो गैरेज में देंगे तो तुरंत काट के चक्का, पहिया, शीशा फीसा सब अलग कर देगा। अब वो 10 लाख के कार के जगह पे अगर ओकरा काट छाट के 10,000 मिल जाएगा, चोर खुश है। बताइए, इससे कोई के फायदा हुआ क्या? कोई फायदा नहीं है। अब कहीं से बहुत सारा लोहा लूट के लेके आ जाएगा, चांदी लूट के आ जाएगा, ओकरा गला देगा। अलग अलग तरह के मोटरसाइकिल 50,000 के लूट लिया, ओकरा कटवा छटा के 5,000 रुपया मिल गया, चलिए वो जय जय है। तो बताइए, इससे कुछ हो पा रहा है जी? तो वही कहते हैं कि डाकुओं का जो संबंध है संसाधनों में अनियोजित विदोहन से है। ये ध्यान रखेंगे, वो प्लानिंग नहीं करता है, मिस यूज करता है संसाधनों का। अब ये ध्यान रखेंगे बात को जी। सतत विकास समझ गए, वैसा विकास जो लगातार चलता रहे या लगातार जारी रहे। और आप बोल सकते हैं ऐसे कि सतत विकास का मतलब वैसे विकास से है कि भविष्य की पीढ़ियां बाधित ना हो जाए। ये भी आपका एक डेफिनेशन हो गया, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए, अब समझने पे और बातें हम लोग जोड़ देते हैं थोड़ा सा। कहते हैं कि प्राकृतिक जो हमें प्राकृतिक जो संपदा दिए हैं, उसका आज तेजी से अंधाधुन इस्तेमाल हो रहा है। और इसी अंधाधुन ज्यादा दुरुपयोग करने से ही जो है हमारे यहाँ पर्यावरण
पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब खास करके अनवीकरणीय संसाधन से ही जो है हमारा पर्यावरण सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है और इसका अंधाधुंध इस्तेमाल किए हैं, जिससे पर्यावरण क्या हो गया है तो सर समस्या खड़ा हो गया है। तो ये सब खड़ा होगा तो भविष्य की जो पीढ़ियां है वो बाधित ही होगा, इसीलिए ये सब आपको नहीं करना है। तो कहोगे कि ऐसा हम ये संसाधन का इस्तेमाल ना करें तो कैसे विकास करेंगे भाई? हाँ, विकास हो सकता है, तरीका बदलेंगे। जैसे जो कोयला से हमको ऊर्जा जनरेट होता है या हम कोई भी मशीनें चलाते हैं तो उसके जगह पे हम जल विद्युत का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी खास करके नवीकरणीय टाइप के संसाधन का हम यूज करेंगे तो वो तुरंत रीजनरेट होता है, लेकिन कोयला को हम तुरंत रीजनरेट नहीं कर सकते। तो हमको अनवीकरणीय टाइप के संसाधन के ज्यादा उपयोग ना करके और नवीकरणीय टाइप के संसाधन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये चीजें ठीक रहेगी। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से सुनेंगे। इसके अलावा कहते हैं कि आज के डेट में व्यक्ति का लालच जो है ना वो दिन प्रतिदिन वो बढ़ते चला जा रहा है। हर व्यक्ति का लालच बढ़ रहा है, भले ही लोग ज्ञान दे रहा है अच्छा, लेकिन सबका सपना यही होता है कि हमारे बच्चों के लिए खूब बिल्डिंगें आ जाए, बहुत सारे जमीन जायदाद खरीद ले, और जितने भी आदमी बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गरीब के खून चूस रहे हैं। अगर बड़े बड़े आप शहरों में चले जाते हैं और जितने बिल्डिंगें आपको नजर आते हैं, बिल्डिंग देख कर करके आदमी का व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चिक्कन और गोल गोल खाली बोल सकता है, वो जरूर गरीब के खून चूस करके ही बिल्डिंग बनाया है। आप समझ सकते हैं कि वो आदमी में छल कपट एकदम भर भर के होगा, बिना भर भर के पैसे आते नहीं। आप एक दरोगा को देख लीजिएगा, उतना कितना सैलरी होता है, कोई भी अधिकारी को देख लीजिएगा कितना सैलरी होता है, जिसका आज के डेट में 40,000 50,000 सैलरी है और इतना महंगी है, इतना माने महंगाई उस हिसाब से आगे आ गया है कि उसको एक मिडिल टाइप के क्लास के, मिडिल फैमिली का जो क्लास होता है उसके तरह उसको जीवन गुजारने में वो सारे पैसे भी फीके पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। और बड़े बड़े बिल्डिंग अपार्टमेंट ये सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो बना करके रखा है, कई जगह पर अपना प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया है, इसका मतलब जरूर उसके मन में छल है। तो इससे हुआ है क्या कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो लालच वगैरह ज्यादा करते हैं, उनके पास संसाधन का केंद्रीकरण यानी जमाव ज्यादा हो गया है। अब ये ध्यान से सुनेंगे, इसके कारण और भी हमारे सोसाइटी में एक समस्या, एक प्रॉब्लम दिखने को मिलता है। और ये प्रॉब्लम कौन सा है, ध्यान से सुनेंगे। ये प्रॉब्लम से होता है क्या कि लगभग दुनिया का आज हर वो समाज जो है वो लगभग 2 वर्गों में बट गया है। सामान्यतः हम जाति बाती के आधार नहीं ले रहे हैं, तो हम आर्थिक रूप से देखें तो समाज लगभग 2 वर्गों में बटा हुआ है। एक संपन्न समाज है और एक विपन्न समाज है। इसका मतलब हो गया कि एक के पास में संसाधन का बहुत ज्यादा जमाव है, केंद्रीकरण है, खूब उसके पास संसाधन है, और एक जो है संसाधन से वो विहीन है, यानी उसको कहते हैं विपन्न समाज। ये ध्यान से सुनेंगे। तो एक संपन्न समाज और एक विपन्न समाज, तो ये ध्यान रखना होगा। तो ऐसे डेवलपमेंट नहीं, एक समान विकास करेंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से समाज में भी असमानताएं भी नजर कम आएंगे, और आज भी विकास होते रहेगा और कल भी विकास होते रहेगा। इस तरह के अवधारणा को, विचारधारा को कहते हैं सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। ठीक है, आपको सारे चीज डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव जो आएंगे वो आपको घबराना नहीं है, आप हमसे विजिट कर लेंगे। नोट्स मात्र 31 रुपया, सॉरी 10वां के लिए तो शायद 21 रुपया होगा, ये 31 रुपया, जो भी लाइनें चलते हैं उस लाइनें के आधार पे आपको दे दी जाएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। केवल वीडियो क्लास में आपको समझना है जी, और उसके बाद हम आपको नोट्स दे देंगे, वही से ज्यादा, वहां से ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। क्या संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन आ जाएगा, संसाधन निर्माण की तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान से समझेंगे, आज के अगर जमाना से देखें तो सही में संसाधन के निर्माण में टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत ज्यादा है। अभी भी अगर कोई आदमी सोच रहा होगा कि हम खेती करके आगे बढ़ेंगे, या फिर बहुत सारे लोग को ऐसे लगते हैं कि अरे यार अंग्रेज वगैरह एक टाइम में हमारे यहाँ आते थे और हमारे यहाँ के लोग प्रोडक्शन करते थे और वो ले करके चले जाते थे, वो अपने यहाँ उद्योग धंधे लगाए। लेकिन अब हम बड़ा तेज हो गए हैं, जो लोग ऐसे सोचते हैं कि अब हम लोग बड़ा तेज हो गए हैं, कहा भाई ताकि भारत में इंडस्ट्री खुद है, अब हम लोग रॉ मटेरियल दूसरे को कम बेचते हैं और यही सब कंपनियां में बनाते हैं। तो समझिए कि अभी भी आप महामूर्ख के दायरा
वगैरह में ही आते हैं। दुनिया जिस हिसाब से चलती है ना, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बीते कल की तरह या अन्य लोगों की तरह देखा देखी ये आपका एकदम सामान्य रूप से अगर सोच है तो आप बड़ा ही पीछे चल जाएंगे। या फिर धन संपत्ति थोड़ी बहुत बना कर करके आप आसपास 2 घर 4 घर आसपास के 10-20 लोगों के बीच में आप अच्छे बन करके रह सकते हैं कि थोड़ा अच्छा स्थिति है, पैसे वाले हैं, लेकिन आप वर्ल्ड में या फिर इंडिया में या बड़े स्तर पे एक नाम जनरेट करना ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए चीजों के हिसाब से हम अपनी विचारधारा को भी बदलते चलेंगे, बड़ा लेवल की ऊंचाई तक ले जाएंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है, इस पे हम आते हैं। देखिए, जब हम लोग खेती बाड़ी करते थे तो अंग्रेज वगैरह ये सब यूरोप वाला बड़ा तेज था, वो लोग अपने यहाँ कंपनी डाला, हम लोग के यहाँ से उपजावे नहीं जाता था, वो डायरेक्ट द्वितीयक क्रियाकलाप पे लगल है। जैसे आप प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्रियाकलाप पढ़े हैं तो एक बात हमारी बातों को ध्यान रखेंगे सर, पहले प्राथमिक क्रियाकलाप, उसके बाद द्वितीयक क्रियाकलाप, उसके बाद तृतीयक क्रियाकलाप और उसके बाद आज के डेट में और चतुर्थ पंचम क्रियाकलाप तक भी आ गए। तो ये ध्यान रखेंगे, जब हमारे यहां द्वितीय क्रियाकलाप है, आप सोचेंगे इसमें क्या करता है, किसान है, अपना मेहनत भी लगाता है, उसकी जमीन भी है, बीज भी लगाएगा, खाद खल्ली सिंचाई वगैरह सब कुछ करेगा, और सब कुछ करने के बाद उसको टमाटर मान लेते हैं उगाया है, तो टमाटर उगाने में वो 5 रुपया जो है टमाटर पर वो खर्चा कर दिया मान लेते हैं, मेहनत वगैरह सब चीज। अब उसका टमाटर सब चीज हम लगाए हैं, 5 रुपया पैसे लगे हैं, श्रम लगा है, तो वो 10 रुपया मान लेते हैं कि 1 केजी टमाटर लगभग उत्पादन आया तो हम बेच रहे हैं। तो ठीक है भाई, हमको 2-3 रुपया बीच में तो फायदे हो गए, अगर मेहनत जोड़ देंगे तब 5 रुपया। लेकिन एक आदमी ऐसा है कि जो इंडस्ट्री में ले गया और 1 केजी टमाटर का वो सॉस बना कर करके और उसको जो है से कि 20-30 रुपया में बेच रहा है। अब 20 रुपया में बेच रहा है तो वो इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन लगाया हुआ है, तो थोड़ा उसके भी लाभ ज्यादा हो गया। यानी प्राथमिक क्रिया के अलावा द्वितीय क्रिया में लाभ ज्यादा मिलता है। जैसे जैसे क्रिया बढ़ेगा ना, वैसे वैसे इनकम का लेवल बढ़ जाएगा। यहां भी आपको समझते चलना है। अब जैसे द्वितीय क्रियाकलाप में अगर कोई आदमी लगा तो प्राथमिक क्रियाकलाप से वो आदमी ज्यादा लाभान्वित हुआ, ज्यादा उसको फायदा हुआ, उच्च स्तरीय वेतन आप कह सकते हैं, इसमें इनकम बढ़ जाएगा। और जब आदमी तृतीय क्रियाकलाप में आता है तो इसमें इनकम और बढ़ जाता है। जैसे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप अर्थशास्त्र में पढ़े होंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन से क्रियाकलाप में है, तो तृतीय क्रियाकलाप में है। आप सोच करके देखिए कि कोई आदमी, अब यहां ध्यान से सुनेंगे, यहां पर व्यापारी आएंगे तो जो पढ़े लिखे नहीं है वो क्या करेंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे जो लोग हैं किसान, उससे 10 रुपया में टमाटर खरीदे और डायरेक्ट जो है बाजार में ले जाके 20 रुपया में टमाटर बेच दिए। ये सबका है। मान लेते हैं कि अगर कोई कपड़ा बेचने वाला आदमी है तो 300 रुपया का लहंगा खरीदेगा तो बाजार में 600 रुपया में बेचेगा, 800 रुपया 900 रुपया कहेगा और मोल मोलिया करते करते उसको 500-600 में थमा ही देगा। तो 300 रुपया में डायरेक्ट, उसमें वो कुछ लगा नहीं है, उसका न तो धागा लगा हुआ है न तो मजदूरी लगल है, इनमें से खरीदना है इनमें से बेच देना है, व्यापार तृतीय क्रियाकलाप में आता है। तो देखिए जैसे जैसे क्रियाकलाप बढ़ रहा है आदमी का लेवल बढ़ जा रहा है सर। अब यहां पे बढ़िया से समझिएगा बात को कि 10 के लो और 20 के बेचो। अब इसी में अगर जैसे जैसे बौद्धिक लेवल की क्षमताएं अगर बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकम का लेवल और बढ़ जाएगा। आप हमको देख लीजिए, मान लेते हैं हम एज ए टीचर हैं तो हम क्या है, ना तो हम किसी से खरीद रहे हैं ना कुछ, 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया के तनी किताब ला करके आई माथा में अगर हम लोड कर देंगे तो ये बेचते रहिए, ये खत्म होने वाला बातें नहीं है। अगर एक चीज 100 जगह पे पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि 100 तरह के थॉट, 100 तरह के एग्जाम्पल हमारे माइंड में या और बढ़ेगा और हमारे बौद्धिक क्षमताएं में विकास करेगा, ये कमेगा नहीं। और इसको जितना बेचो, एक बार मान लेते हैं कि 100 रुपया 500 खर्चा करके 10वां के ज्योग्राफी लोड कर लिए, अब इसको जितना बेचते रहिए उतना ही आपको फायदा है, उतना ही इनकम है। ये न तो सड़ेगा न तो गलेगा न तो कुछ, टमाटर लेखा ही सब। तब बताइए ये लेवल क्या हो गया, बढ़ते चला गया। और तृतीय क्रियाकलाप, आज हम लोग खुश है द्वितीय क्रियाकलाप में कि इंडस्ट्री वगैरह लग रहा है सुधार होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं कि यूरोप वाला बड़ा तेज है, सब तृतीय क्रियाकलाप में चल गया है। और जिस दिन हम तृतीय क्रियाकलाप में फुल्ली एकदम आ जाएंगे कि हम एकदम आगे हैं, हमरो ही खूब फ्लिपकार्ट अमेजोन धर रहा है, अब बड़ी हम आगे हैं सब, तो उस दिन समझिए कि वो सब चल जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप में, तो हमनी अपने में खुश रहेंगे, खाली भारत में फेंके वाला बात होगा। अब इतने बातें हम आपको क्यों समझाएं, ताकि आपको ध्यान रहे कि संसाधन के निर्माण में तकनीक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे भाई, जैसे एक उदाहरण आप ले सकते हो, ये देखो इधर जापान है सर, इधर जापान है, ये वर्ल्ड में देखेंगे तो पूर्व साइड में है और इधर प्रशांत महासागर में ये है।
और यहाँ बात कर ले तो चारों तरफ से इसके सागर है जापान के, और जापान ऐसा जगह है कि यहाँ पे संसाधन की अगर बात कर ले तो संसाधन से ये विपन्न देश है, यानी संसाधनों का, खनिज संसाधनों का यहाँ अभाव है। दूसरी बात, खेती करने के लिए बड़ी लेवल पे इसके पास जमीन नहीं है जापान के पास में, और हमेशा ऊपर से सुनामी भी आते रहता है। आप सोच सकते हैं ऐसे देश का हाल क्या रहा होगा। लेकिन फिर भी आप जापान के नाम जानते हैं, आप इतना से समझ जा सकते हैं कि ये वही जापान है कि जब 1945 से पहले सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अगर बात कर ले तो ये अमेरिका के भी पानी पिया दिया था। अमेरिका के जितना इधर होनोलुलु द्वीप था, इस सब होनोलुलु द्वीप के मार के जापान उड़ा दिया था, एकदम ये अमेरिका से भीरे चल गया था। खैर छोटा है, आर्थिक रूप से ये एकदम पिछड़ा है। आप इतना से समझ सकते हैं कि इसके बावजूद में हम लोग बाद में देखें कि अमेरिका वाला मार दिया दो गो बम, 2 गो परमाणु गिराया, एगो 9 अगस्त के और एगो 6 अगस्त के, एगो नागासाकी पर और एगो हिरोशिमा पर। 1945 में 2 बार जापान के बम मारा, लेकिन आज भी जापान वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंट्री में शामिल है। आप सोचिए कि न तो इसके पास खेती करने के लिए ज्यादा जमीनें हैं, न तो इसके पास बात कर ले तो खनिज संसाधन का भंडार है, लेकिन फिर भी आज और इतने हालात, इतने 2 बार बम गिरे और इतना छोटा जगह, फिर भी ये डेवलप कंट्रियों के श्रेणी में आता है, विकसित देशों के श्रेणियों में आकर के शामिल हो जाता है, यानी अगली पंक्तियां में आ रहा है। ये सब कैसे पॉसिबल है? तो सर ये सब पॉसिबल है तो तकनीक के बदौलत। तकनीक के बदौलत आज कोई भी देश अगर चाहे तो वो विकसित देशों के श्रेणियां में आकर के शामिल हो सकता है, यानी कह सकते हैं कि तकनीक जो है संसाधन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका वर्तमान समय में निभा रही है। तो बाकी हम लोग आपको जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में दे देंगे, जो भी चीजें छूटते हैं आप नोट्स जरूर विजिट करेंगे। 30-31 रुपया कुछ होते नहीं, आप ऐसे ही खा कर करके बर्बाद कर दोगे। और हम तो कहते हैं कि अगर किताबों से या किसी नए चीजों को सीखने से आपका समय बचे और बहुत बढ़िया चीज अगर सीख लिए तो उस पर अगर 100 रुपया 200 रुपया खर्चे होते हैं तो वो ठीक ही है, मिस यूज नहीं है, वो लाइफ टाइम चलने वाला है। लेकिन आइसक्रीम खा जाओगे तो ना जाने कितने आइसक्रीम खाओगे। आइसक्रीम खाने से इतिहास नहीं बनेगा और यादगार नहीं होगा, लेकिन चीजों को पढ़ने से हाँ भले ही आप आगे लेवल पे जाओगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।